What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. देखिए आज थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब गला भी थोड़ा सही से वर्क नहीं कर रहा है। हो सकता है तो आप लोगों को थोड़ी वॉइस क्लियर ना आए और वॉइस भी डाउन आए, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। कल से मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ें अच्छे से हो जाए। तो आज थोड़ी तबीयत भी डाउन लग रही है, तो आज एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़ आप। ओके, तो देखिए कोट कितनी अच्छी है। आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे फॉरवर्ड की थी, वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, वो आपका वक्त बदल देगा। देखिए अगर आपको कोई भी काम लाइफ में करना है तो कोशिश कीजिए कि उस काम को करने से पहले आप अच्छे से सोचिए। जितना भी टाइम दे सकते हैं उसको अच्छे से टाइम दीजिए। पर लेकिन एक बार आपने अच्छा टाइम दे के अच्छे से सोच के उस काम को करने की सोच ली कि मुझे इसको करना ही है आगे, तो फिर उसके बारे में मत सोचिए। मतलब डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचिए आप। पर लेकिन एक बार डिसीजन ले लिया है तो फिर उस काम को करना ही करना है। अगर आप इस तरीके से अपने किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा सा वक्त देंगे, ये इसी चीज को आप दूसरी डायरेक्शन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए घर में किसी बच्चे ने कोई कप प्लेट या कोई भी आपका कीमती सामान तोड़ दिया है, तो वो टूट चुका है। अब सोचिए 1 मिनट, आप बच्चे को डांटने से पहले, थप्पड़ मारने से पहले 1 मिनट अपने मतलब कम से कम मतलब 10 से 20 सेकंड अपने आप को रोकिए वहां पर और सोचिए कि क्या बच्चे को डांटने से या फिर उसको पीटने से आप ये सही हो सकता है? नहीं ना। तो फिर वहां पे आपको सोच के हल्का सा, अगर किसी भी काम को करने से पहले इस चीज को इम्प्लीमेंट करना आप स्टार्ट कर देंगे, तो फिर लाइफ में देखना आप हर समय आप अच्छे डिसीजन लेने लगेंगे। आपको खुद फील होने लगेगी वो बात कि मैं अपने डिसीजन अच्छे तरीके से लेने लगा हूँ। तो इसीलिए वो बोला गया यहाँ पे, वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, वो आपका वक्त बदल देगा। आप खुद में बदला बदला फील करेंगे और सारी चीजें आपकी अच्छे से होने लगेगी। ओके, तो आज 3 जुलाई है, देख लेते हैं हमको कौन कौन से द हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करने हैं। ये स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल है। इनसे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप लोग यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। और ये जो कोर्स बनाए गए हैं ये भूमिका मैम के द्वारा, गौरव सर के द्वारा और महिपाल सर के द्वारा बनाए गए हैं। ओके, तो आप ये खरीद सकते हैं अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। आइए अब आगे चलते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका तो आप लोगों की PIB अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है स्टडी IQ पर। तो वो आपको डेली इवनिंग में मिलेगी अप्रोक्सीमेट 9 PM। तो उसको देखिए बहुत ही अच्छे से, जैसे मैंने लेक्चर भी बनाया था, कंप्लीटली आप लोगों को बताया था कि PIB कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उसको अच्छे से देखिए, आप लोगों का रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा फायदा होगी, क्योंकि कई सारे आर्टिकल रिपीट भी रहते हैं। जो मॉर्निंग में होगा तो आपको दो व्यूज़ देखने को मिलेंगे। एक व्यूज़ मेरे द्वारा दिया जाएगा मॉर्निंग में और शाम को फिर गौरव सर के द्वारा व्यूज़ दिया जाएगा, अगर कोई आर्टिकल कॉमन मिलता है वहाँ पर। तो आपके माइंड में उससे रिलेटेड और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी चीज़ों की। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको। तो दोनों चीज़ें देखिए, मॉर्निंग में द हिंदू का डिस्कशन और इवनिंग में PIB। ये आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर ही यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, तो उसको अच्छे से देखिए आप लोग। ओके, ये वाला जो फर्स्ट आर्टिकल है, आप हम लोगों ने न्यूज़ एनालिसिस में भी ये वाला पोर्शन देखा था। एक साइड में भूटान, दूसरी साइड में चाइना और इंडिया। तो तीनों को मिलके जो, खासकर जो इंडिया का अगर स्टेट देखा जाए एक बार मैप में, आप लोग देखिए, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाएंगे आप लोग। ये वाला एरिया यहाँ पर तीनों से रिलेटेड हमने देखा था कि ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा में भी विघ्न पड़ गया है, तो यहाँ पे तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया है, थोड़ा सा हिस्ट्री भी डिस्कस की गई है। तो आर्टिकल को हम काफ़ी अच्छे से देखने वाले हैं। ये वाला जो ऊपर वाला आर्टिकल है यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड है, किस तरीके से जो हमारा रूरल एरिया है उसको अलग कर दिया गया है एजुकेशन सिस्टम से, और जो फोकस दिया जाता है वो अर्बन एरिया पर दिया जाता है। तो इस वाले आर्टिकल को भी हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी कुछ डायमेंशंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी और आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। ये वाला आर्टिकल पुअर्टी और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डिस्कस किया गया है। यहाँ पर बताया गया कि क्या डिफरेंस है क्लाइमेट चेंज में और पुअर्टी से, किस तरीके से दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो होता है वो इम्पैक्ट डालता है ऑन द पुअर्टी। तो ये भी देखने को मिलेगा आप लोगों को, दोनों में कोरिलेशन मतलब काफी अच्छे से डिस्कस किया गया है। इस वाले आर्टिकल को भी देखेंगे और यहाँ से आपका एक मेंस का क्वेश्चन भी निकल कर आएगा। ये वाला आर्टिकल मसूल से रिलेटेड है, आप लोग देख लीजिए अगर मैप में, तो ज्यादा क्लियरिटी डेवलप कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर, ये हो गया इराक यहाँ पर, और उसके ऊपर हो गया यहाँ पे मसूल। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया था काफी टाइम से जो IS टेररिस्ट हैं उनकी एक्टिविटी के अंडर में आता था, और इसी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रखी थी यहाँ पर, जिसकी वजह से मतलब आसपास वाले एरिया में भी अशांति फैली हुई थी। और यहाँ पर आप लोगों ने काफी टाइम न्यूज में सुना होगा, जिस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट इंडिया में चलाने की बात चलती है कई बार, मतलब अलग पार्ट बनाने की बात चलती है, मतलब कंट्री बनाने की बात चलती है, स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आप लोगों ने इंडिया में भी देखा होगा कई बार इस तरीके की, कई एरिया में इस तरीके की मतलब मांग उठती है। नागा वाला एरिया में आप लोगों ने देखा होगा, दार्जिलिंग वाले एरिया में आजकल देख रहे हैं। तो इसी तरीके से वो तो इंडिया में से स्टेट निकालने की बात चल रही है, पर यहाँ पर जो बात चल रही है वो बहुत सारी कंट्री आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे कुर्दिस्तान हो गया,
तो यहाँ पे यहाँ टर्की हो गया, तो टर्की का भी कुछ पोर्शन इसके अंदर में आता है। ये देखिए टर्की का बॉर्डर का आप लोग देखेंगे तो इसका भी इसके अंडर में आ रहा है, ठीक है। नीचे अगर सीरिया का देखेंगे ये भी इसके अंडर में आ रहा है, यहाँ से इराक का भी इसके अंडर में आ रहा है, और जो मसूल की बात कर रहे हैं वो देखिए ऊपर, तो कुर्दिस्तान वाला एरिया भी इनके अंडर में आता है, इधर ईरान वाला एरिया भी इनके अंडर में आता है। तो अलग से कुर्द जो है अपनी खुद की एक कंट्री बनाने के चक्कर में है, इसीलिए इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा अशांति फैली रहती है। ये बोलते हैं कि हमारी एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, हमारा एक सोचने का नजरिया, हमारा रिलीजन और हमारा एक पर्पस डिफरेंट है, तो इसलिए अपना एक अलग कंट्री बनाने की मांग करते रहते हैं काफी लंबे समय तक। तो कुछ ये भी रीजन है, इसी रीजन में अशांति फैली हुई थी। पर लेकिन अब जो देखा जाए यहाँ पर ये मसूल वाला, तो यहाँ से एरिया छुटा लिया गया है, और आने वाले टाइम में देखिए हो सकता है शांति एक अच्छे लेवल पर बढ़े, पर लेकिन सबको कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे, जिस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर सीरिया में महाभारत चलता ही रहता है। इसके अलावा अगर ये वाला पोर्शन, इजराइल वाला पोर्शन अगर देखा जाए, जैसे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अब विजिट पे भी जाने वाले हैं, तो इस वाले पोर्शन में भी मतलब अगर ये पूरा पोर्शन आपने देखा होगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी इसी पोर्शन से निकल गया था, तो वो यही रीजन है कि ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। तो कोशिश किया कीजिए इस वाले पोर्शन को, तो मतलब एक तरीके से इतनी बार देख डालिए कि आपको पता रहे कौन से कंट्री का कौन से के साथ में बॉर्डर टच है, ओके, और कौन सी सी फेसिंग कंट्री है और कौन सी मतलब ओशियन फेसिंग कंट्री है, कौन सी कंट्री का कौन सा मतलब कई बार पोर्ट भी होते हैं। जिस तरीके से अगर आप देखें कई फेमस पोर्ट होते हैं, ठीक है, तो उन पे कब्जा जमाने के लिए कई कंट्री क्या करती है, अपना उसमें उसको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है। जिस तरीके से ब्लैक सी के ऊपर क्रीमिया वाला इशू ले लीजिए, रशिया ने क्या किया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर देखा जाए तो यूक्रेन का पार्ट है, पर लेकिन रशिया ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मतलब उसकी टेरिटरी भी टच नहीं कर रही है, जाके क्रीमिया को अपने कंट्रोल में रख रखा है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है, अगर आप चाहते हैं कि मतलब अगर चाहते हैं कि शांति बनी रहे उस एरिया में, तो इस तरीके की एक्टिविटी को रोकना पड़ेगा। इसीलिए G8 में से निकाल के साइड में कर दिया था, G7 बन गया रशिया को। तो यही बात होती है, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, उस एरिया के बारे में कोई नहीं सोचता है। अगर आप सीरिया वाला इशू ले लीजिए, यहाँ पर क्या मतलब है, अगर यूएसए को देखा जाए, मतलब यहाँ पर अगर ढंग से किसी चीज को एनालिसिस करके देखा जाए, तो सीरिया में इतनी तो प्रॉब्लम इंटरनल फोर्सेस से नहीं है जितनी एक्सटर्नल फोर्सेस से हो रही है। मतलब अपनी अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं यहाँ पर आगे सीरिया में सारे, तो वो इस तरह की कंडीशन होती है। तो वही चीजें बोली गई हैं कहीं ना कहीं कि अगर इस तरीके अगर आपको शांति बैठानी है, शांति बनानी है इस वाले एरिया में, तो मिलके काम करना पड़ेगा, और कम से कम सोवरेनिटी किसी की हर्ट ना करो, उस चीज पे फोकस देके करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंटरनल मैटर है तो पहले उनको उनको टाइम दे जाए कि वो खुद से सॉर्ट आउट करें, और बाहर वाले सॉर्ट आउट करने की बजाय उस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं। तो फिर इशू क्या निकल के आते हैं, फिर कुर्दिस्तान जैसे इशू निकल के आते हैं। वो बोलते हैं जब यार इतना चल ही रहा है तो हम भी अपना कुछ सोच लेते हैं। तो इस चीज के बारे में मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो खासकर जो यूएन जैसी एजेंसीज हैं, यूनाइटेड नेशन जिसको बोलते हैं, जब अपनी पे आ जाते हैं बड़ी कंट्री, जैसे चाइना हो गया, यूएसए हो गया, तो यूएन को साइड में रख देते हैं उठा के। तो यूएन जैसी कंट्री को इंपॉर्टेंस देनी, यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन को, कंट्री नहीं ऑर्गेनाइजेशन को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर देखिए जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि सूडान हो गया, ऐसे छोटे छोटे देश अफ्रीका के ले लीजिए, मतलब मैक्सिमम अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे यूएन की पूरी दादागिरी चलती है। पर लेकिन जब नाम आता है यूएसए का, चाइना का, बड़ी बड़ी कंट्री का, जो ताकतवर कंट्री है, कोई यूरोप के ले लीजिए, तो तब क्या काम आता है, तब अगर कोई यूएन डिसीजन लेता है तो कोई ना तो उनकी सुनता है, ना उसको कोई इंप्लीमेंट करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऐसे चलता रहा तो आने वाले टाइम में यूएन की इंपोर्टेंस खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ चीजें डिस्कस की थी, और कुछ आपको यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा भी चीजें बता दी यहाँ पर, हालांकि ये इतनी ज्यादा नहीं थी, वहाँ पे इंटरनल चीजें डिस्कस की थी मैक्सिमम। ओके, अब जो ये नीचे साइड वाला आर्टिकल है यहाँ पे, ये बुक के बारे में दे रखा है यहाँ पे। तो बुक जो है ये है यहाँ पे द एजेंडा फॉर इकोनॉमिक एंड द इनइक्वालिटी, तो इसका रिव्यू किया गया है बुक का यहाँ पर, ठीक है। तो आप बुक का नाम याद रख सकते हैं, और जो लिखी गई है, एडिट की गई है बाय हेदर एंड ब्रूसे। तो ये 2-3 राइटर हैं इसके, मुझे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी नहीं, कुछ देख लीजिए अगर आप लोगों को मतलब याद करनी है ये। तो ये जो वाला आर्टिकल है, ये एडिटर के द्वारा आर्टिकल लिखा जाता है कि क्या क्या एडिटर क्या क्या मतलब लेटर आए हैं, और उसके बारे में पहले एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे एडिटर के द्वारा। तो ये एग्जाम के लिए अच्छा नहीं है। ये वाला आर्टिकल से रिलेटेड हमने न्यूज़ एनालिसिस में भी पार्ट देखा था अभी कल परसों में। क्या था उसमें, उसमें ये था कि अभी यहाँ पे जो जर्मनी है वहाँ पे अभी क्या हुआ है, सेम सेक्स मैरिज को अलाउड कर दिया गया है वहाँ पे, ठीक है। तो जो एंजेला मार्कल ने है उनके अपोजिट में वोट डाला था, तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है। तो देखिए मतलब मैक्सिमम सबने सपोर्ट किया है, तो उसको मतलब एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात आ रही है अभी। तो सेम सेक्स मैरिज देखिए, एक अगर देखा जाए इंडिपेंडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब चीज़ें सही हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर इसको ढंग से देखा जाए, नेचुरल बेस पे देखा जाए, जो नेचुरलिटी है, तो कहीं ना कहीं उसके अपोजिट में जाती हैं चीज़ें। फ्रीडम है अपनी अपनी जगह सही है, पर लेकिन अगर नेचुरलिटी के बेस पे देखा जाए, तो वो नेचुरलिटी को ही कहीं ना कहीं जो नेचर ने चीज़ें बनाई है, कहीं ना कहीं उसी को अपोज कर देती है। तो देखिए अब आगे चल के अगर इन्होंने किया तो और भी कंट्री में आगे निकल के डिसीजन आने वाले हैं फिर, तो वो चीज़ें देखी जाएगी सब। ओके, देखिए जो यहाँ पे ये जो नीचे वाला आर्टिकल है,
ये जो मतलब इसके बारे में जिक्र किया गया है, ये है फ्रेंच काफ्का। तो इनके बारे में जिक्र यहाँ पे किया गया है, आप इनका नाम याद रख सकते हैं, नोवेलिस्ट हैं, सबसे पहली बात तो यही है। उनके पास जो सिटीजनशिप है ऑस्ट्रेलिया की है, चेकोस्लोवाकिया की है यहाँ पर, और मतलब जो इनकी ये वर्किंग है, जो नोटेबल वर्क है, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, तो यहाँ पर दे रखी हैं। तो आप लोग चाहें तो इनमें से कुछ याद कर सकते हैं। तो काफ़ी मतलब फेमस एक तरीके से आप बोल सकते हैं नोवेलिस्ट हैं ये, तो इनके बारे में जिक्र किया है, पर्सनैलिटी बेस है। ओके, तो कई बार एसएससी और बैंकिंग में तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और क्या इन्होंने लिखा है। तो ये इनकी राइटिंग्स यहाँ पे दे रखी हैं 5-6, ठीक है। थोड़ा सा आज आप लोगों को डिस्टर्ब होगा, आज आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, कल से मैं मतलब कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए। ओके, आइए अपना नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। देखिए ये वाला आर्टिकल जैसे हम लोगों ने जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आप लोगों को अभी मैप में भी दिखाया था। ये देखें यहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है इस वाले एरिया में। ओके, ये वाले एरिया में इसका नाम क्या है, जहाँ पे मेन प्रॉब्लम चल रही है वो नाम क्या है, ये देखिए, यह डोकलम, ये वाला एरिया है। ये वाला एरिया यहाँ से होते हुए जाता है, और हम लोगों ने देखा भी था कि यहाँ पर अगर फिर से मैप में ये वाला मैं आप लोगों को दिखाऊं ये वाला यहाँ पे मानसरोवर हो गया, ठीक है। तो मानसरोवर से ये वाला पहले जो पुराना रास्ता था यहाँ तक जाने का, जो कि आप लोगों को पता होगा एक मतलब हिंदू धर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाली जगह है ये। तो यहाँ से पुराना रास्ता था, उसका उत्तराखंड से होते हुए जाते थे यहाँ पे। तो लिपू लेक ये वाला एरिया था जो यहाँ पे पास है, जिससे होके जाता था, जैसे हिंदी में दर्रा बोलते हैं। ओके, तो दूसरे वाला जो अभी यहाँ से क्या थी, जो डिस्टेंस थी, मैंने आप लोगों को पहले 2 बार डिस्कस कर चुका हूँ वैसे अच्छे से। तो यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे 19 दिन लगते थे लगभग जाने में, ओनली 200 किलोमीटर के लिए। अब जब यहाँ से जाते हैं, यहाँ से होते हुए अगर इस वाले एरिया से होते हुए जाते हैं, तो यहाँ से जाने में लगभग कितने लगते हैं, 12 दिन लगते हैं, ठीक है। 12 दिन लगते हैं, जबकि डिस्टेंस देख ली जाए तो कितनी है यहाँ से, 1550 किलोमीटर। तो मतलब यहाँ पे इसका मतलब सीधा रास्ता है, आदमी एक तरीके से बाइक वगैरह ये सब चीजें भी इनके हिसाब से मतलब सीधी रोड आप लोग ये बोल सकते हैं, आसान रास्ता है। यहाँ पर काफी कठिन था, जरा सा भी कुछ बारिश वगैरह हो जाए तो और भी प्रॉब्लम हो जाती थी, मतलब जान माल की हानि होने की बहुत ज्यादा आशंका रहती थी। तो 2014 में क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो चाइना के प्रेसिडेंट है जिनपिंग, उनके बीच में बात हुई, और ये वाला रास्ता खोलने की बात की गई कि मानसरोवर के जो यात्री हैं उनके लिए ये वाला रास्ता खोल दिया जाए। तो वो सब चीजें चली रही थी, पर लेकिन अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कुछ टाइम पहले। अब चाइना ने क्या आरोप लगाया कि हमारे जो बीएसएफ के ट्रूप हैं उन्होंने क्या किया, बाउंड्री क्रॉस करके वो तिब्बत वाले एरिया में घुस आए हैं, ठीक है। और खासकर जो एरिया की बात की जा रही है वो इस वाले एरिया की बात की जा रही है। ये वाला एरिया चाइना वाले मानते हैं हमारे कंट्रोल में है, और भूटान बोलता है हमारा एरिया है। खासकर आप इसको बोल सकते हैं नॉर्मल वे में डिस्प्यूट एरिया है ये, किस किस के बीच में, भूटान और चाइना के बीच में। तो यहाँ पर भी आप लोगों को ऊपर भी दिख रहे होंगे, पर हम बात कर रहे हैं फिलहाल इसकी यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाले एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। इस वाले एरिया में वैली के नाम पे भी जैसे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि चुम्बे वैली बोलते हैं इस वाले एरिया को, ठीक है। तो बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर। तो ये वाला एरिया, तो चाइना वालों ने क्या किया, इतना एक्शन लेने के बाद में चाइना वाले बहुत ही अग्रेसिव मोड में आ गए। उन्होंने क्या किया, एकदम अपनी जो इनकी पीएलए आर्मी है, ठीक है ना, तो उसकी क्या किया, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से रोड बनाने की बात कर दी, बोल दिया कि हमारा एरिया है। अभी बाकी की चीजें आप लोगों को आर्टिकल में देखने को मिलेगी जैसे जैसे हम आगे जाते हैं। सॉरी, आज गला थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे ट्राई जंक्शन की बात की गई, तो ट्राई जंक्शन किसके बीच में हो गया, यहाँ पे भूटान हो गया एक साइड में, दूसरी साइड में चाइना हो गया और इंडिया हो गया, ठीक है ना। तो मतलब 3 आदमी का मतलब 3 कंट्री मिलके यहाँ पे एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि देखिए इस तरीके से इसमें सारे सजेशन ये दिए गए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पास्ट की अगर चीजें देखी जाए, ऐसा नहीं है कि एकदम अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से आगे यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। देखिए अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको एकदम नजर आती है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हिस्ट्री है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा जिक्र देखने को मिलेगा पूरा। तो आर्टिकल लिखने वाले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, देखिए ये बोल रहे हैं कि ना तो अगर ट्राई जंक्शन वाली जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है, ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, ना चाइना के लिए और ना ही इंडिया के लिए, और भूटान के लिए तो ही नहीं है जब इन दोनों के लिए नहीं है। तो जो बाउंड्री पर बात चल रही है सिक्किम की, सिक्किम जो स्टेट है हमारा, उसकी बाउंड्री पर है ये, हम लोगों ने अभी देखा चुम्बे वैली भी वहाँ पे। तो उसके बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। इंडिया और भूटान को अगर देखा जाए, जो सेपरेट नेगोशिएशन करने की बात चल रही है, पर लेकिन आगे हम देखेंगे भूटान के साथ में हमारी ट्रीटी भी है एक तरीके से, फ्रेंडशिप की भी, उसकी सोवरेनिटी इशू वाली भी बात आती है वहाँ पर। तो लेकिन चाइना क्या चाहता है कि देखिए इंडिया को किसी भी तरीके से पिक्चर में से आउट कर दिया जाए, ठीक है। पर इंडिया अगर पिक्चर में से आउट किया, तो आने वाले टाइम में भूटान का भी वही हालत होगी जो तिब्बत की हुई थी। ओके, तो भूटान भी कहीं ना कहीं चाइना के कंट्रोल में दिखेगा। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है, क्योंकि एग्रेशन इतना ज्यादा रहता है चाइना की साइड से। तो यहाँ पे जो इन्होंने क्या किया, जैसे ही वो टेंशन क्रिएट हुई, तो चाइना ने अपनी जो पीपल्स लिबरेशन जो आर्मी है इनकी, कंस्ट्रक्शन वाली टीम है, तो वहां पर रोड बनाने के लिए भेज दिया उसको, कि मतलब रोड क्रिएट करो कि हमारे वाला एरिया है।
तो देखिए कहीं न कहीं और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। और ये जो ओपन किया गया था रास्ता 2014 में ओपन किया गया था, पिलग्रिमेज के लिए, जो कि श्रद्धालु होते हैं, जो यात्री होते हैं, तो उनके लिए ओपन किया गया था, तीर्थ यात्री जो होते हैं। चाइना उस टाइम पे, जो इंडिया और चाइना मतलब दोनों में काफ़ी अच्छे रिलेशन चलने की बात चल रही थी। पर लेकिन जब से ये विज़िट हुई है, जब से इन दोनों के बीच में बात हुई है 2014 से, तब से लेके मतलब जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं और जिनपिंग जो चाइना वाले हैं, तब से जो कंडीशन है और जो रिलेशन है वो सारे डिटेरियोरेटेड होते जा रहे हैं, मतलब बेकार ही होते जा रहे हैं। रिलेशन बढ़ाने की बात करी थी, पर लेकिन रिलेशन बेकार ही होते जा रहे हैं, रिलेशन अच्छे नज़र से नहीं आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये पुराने आज की बात नहीं है, कुछ पुराने समय से भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि चाइना वाले चाह नहीं रहे हैं कि रिलेशन अच्छे बनाए जाए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने सोवरेनिटी वाले इशू की बात कर लीजिए। सोवरेनिटी वाले इशू की बात क्या आती है, जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो इंडिया के पोर्शन से होता हुआ जाता है। हम लोगों मैप में भी उसको देख चुके हैं कई बार, ठीक है? तो जो इंडिया के पोर्शन से होता हुआ जाता है, तो उसमें यही बात निकल के आती है कि ये हमारी सोवरेनिटी का हर्ट कर रहे हैं, यहाँ से अपना निकाल के लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो हमारी सोवरेनिटी हर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया है। तो ये बात निकल के आती है, पर लेकिन चाइना वाले इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलते हैं कि सोवरेनिटी से कोई हर्ट नहीं हो रही है और ये एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। ठीक है? तो वो बात निकल के आती है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो हमारी यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम है वो समझने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ में जो पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आता है, उसके बारे में बात निकल के आती है। यहाँ पर भी इनका यही सीधा-सीधा स्टेप निकल के आता है। ये बोलते हैं कि ये टेररिज्म वाली प्रॉब्लम मतलब पाकिस्तान की साइड से भी टेररिस्ट एक्टिविटी टेररिस्ट के द्वारा होती है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे भी ये पाकिस्तान का साथ देते हैं। तीसरा एनएसजी की बात आती है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक इस तरीके का ग्रुप है, अगर कोई इसका मेंबर बन जाता है, तो फिर अगर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रहते हैं, उसके ईंधन के लिए, मतलब उसका फ्यूल के लिए, लाइट जनरेट करने के लिए आसानी रहती है, और भी कई सारे फायदे हो जाते हैं। तो चाइना चाहता ही नहीं है इंडिया इसका मेंबर बने, तो बार-बार हमको स्टॉप कर देता है। तो देखिए, चाइना पिछले कुछ टाइम से इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, तो रिलेशन कहाँ से अच्छे हो सकते हैं? इंडिया ने भी फिर क्या किया, जब उनको दिख रहा था इस तरीके की एक्टिविटी सामने से हो रही है, इंडिया ने भी जो वन रोड वन बेल्ट में था, उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। ठीक है? ये मैं 3-4 बार डिस्कस कर चुका हूँ, 3-4 बार क्या पता नहीं कितनी बार कर चुका हूँ। आप लोगों को बताना है कि कौन-कौन से वो पॉइंट थे, जिस पे इंडिया ने मना कर दिया था कि हमको इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। जो बंदे पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, सबको पता होगा कि बहुत बार इनको डिस्कस कर चुका हूँ और वो रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो आप लोगों को भी यहाँ पर नीचे पॉइंट में लिखना है, ठीक है? तो कौन-कौन से पॉइंट थे जिसकी वजह से हमने मना कर दिया था। शॉर्ट फॉर्म का भी क्वेश्चन आ सकता है, इस पे आप लिख सकते हैं आराम से, ओके? हमने मना कर दिया उसमें। इसके अलावा क्या बात थी, कोऑपरेट करने में, जो मैरीटाइम इश्यू है, जो कि साउथ चाइना सी वाले ले लीजिए। चाइना चाहते थे कि हमारे साथ में, मतलब हमारी साइड में रहे, पर इंडिया ने मना कर दिया उनकी साइड में मिलने से, क्योंकि उनकी हर टाइम एग्रेसिव पॉलिसी रहती है। तो हमने यूएसए के साथ में मिलना ज़्यादा पसंद किया यहाँ पे। और इसके अलावा जो बहुत ही बड़ी बात है बोलने वाली, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया, वन चाइना पॉलिसी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी है कि चाइना ने जिन जिन एरिया में भी डिस्ट्रीब्यूट है और चाइना अपने कंट्रोल में रखता है, चाइना बोलता है कि ये यूनाइट चाइना है। ठीक है? इसके अलावा जो ताइवान वाला है, देखिए यहाँ पर एक टाइम हुआ करता था जब, जो आज की डेट में जो ताइवान में पार्टी है, वो पूरे चाइना पे कंट्रोल किया करती थी। ठीक है? पर लेकिन चाइना की जो मेन पार्टी है, उसने क्या किया, इस वाली पार्टी को यहाँ से भगा दिया। तो भगाने के बाद में ये वाले आके इस आइलैंड पे रहने लगे। तो ये क्या बोलने लगे कि हम मेन चाइना है और ये हमारा पार्ट है, ये ताइवान वाले जो पार्ट है। पर चाइना वाले क्या बोलते हैं, हम मेन चाइना है और ये वाला हमारा पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चलता रहा काफ़ी लंबे समय तक। पर लेकिन अब जाके बात ऐसी आ गई कुछ टाइम पहले कि देखिए, जितना अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं, सारी बातें हो रही है, तो दुनिया को मानना पड़ गया कि अब ये मेन चाइना है और ये इसका पार्ट हो गया। पर लेकिन बार-बार इश्यू और न्यूज़ में आता रहता है ये। आप लोगों ने यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी सुना होगा। उन्होंने भी आते ही बोला था कि वन चाइना पॉलिसी को मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, और उन्होंने यहाँ के जो लीडर हैं, उनसे डायरेक्ट मिलना पसंद किया एज़ कम्पेयर टू यहाँ से होते हुए। ठीक है? तो ये बात भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों को जिनको पता है उनको वेल, उनके लिए अच्छा है, पर जिनको नहीं पता, ये है वन चाइना पॉलिसी। चाइना वाले बोलते हैं कि हम एक हैं, ठीक है? ताइवान हमारा पार्ट है और जो डिस्प्यूट वाले एरिया है वो भी हमारे हैं। तो अभी जो बात चल रही थी, इसी तरीके से इसी तरीके से जो यहाँ पे बहुत ही कटाक्ष वर्ड आप इनको बोल सकते हैं, ये चीफ मिनिस्टर ने बोला अरुणाचल प्रदेश के, कि जो अरुणाचल प्रदेश है, मतलब जो हमारा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वो वाला आप लोग मैप में देखिए तो ज़्यादा बेटर कोरिलेट कर पाएंगे। ये वाला जो हमारा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? आप लोगों को बाउंड्री दिख रही होगी है। ऊपर क्या बोलते हैं हम, बाउंड्री चाइना के साथ में टच कर रही है। हम जब भी पढ़ते हैं यही बात करते हैं ना। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला सीधा-सीधा कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, उन्होंने बोला कि उनकी बाउंड्री है वो चाइना के साथ में टच नहीं करती है। ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव आल्सो मेंशन दैट वी डोंट शेयर ओवर बाउंड्री विद चाइना, बट वी शेयर ओवर बाउंड्री विद तिब्बत। तो ये इन्होंने बोला कि हम तिब्बत के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ना कि चाइना के साथ में। मतलब चाइना ने तिब्बत को कंट्रोल कर रखा है ना। तो ये कब बोला गया था? ये उस टाइम पे बोला गया था जब दलाई लामा जी अरुणाचल प्रदेश की विजिट पे गए हुए थे।
तो उस टाइम पे इस तरीके की बात निकल के आई थी। तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि जो तिब्बत है वो एक ऑटोनोमस रीजन है और चाइना ने जबरदस्ती उस पर कंट्रोल कर रखा है और हम तिब्बत के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ना कि चाइना के साथ में। तो देखिए इससे भी चाइना में मतलब आग लग गई, खलबली मच गई उनके अंदर। ठीक है, इसके अलावा बिपिन रावत जो है हमारे आर्मी चीफ, उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, अगर जिसको लगता है कि एग्रेशन से काम चला सकते हैं तो आप लोग आइए, हम भी अपनी जगह तैयार है, देखते हैं क्या होता है, देखा जाएगा। एक टाइम हुआ करता था चाइना वाले जब भी आते थे तो हम चुपचाप रहते थे, चुपचाप चार्ली। पर आज की डेट में क्या हो गया, हम डायरेक्ट एग्रेशन में आते हैं उनके तरीके से। तो कहीं ना कहीं चीजें सही हैं और गलत है, देखिए तो डिसाइड करता है कि किस तरीके से रिजल्ट निकल के आता है। हम किनको सही भी नहीं बोल सकते और गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्शन कैसा लेते हो और कैसी रिएक्शन आती है और उसके बाद में क्या सिचुएशन बनती है और वो सिचुएशन को आप टैकल कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी बात होती है। इसीलिए कोई भी डिसीजन ज्यादा है उस पर मतलब अगर बोला जाए कि बहुत सही हो गया गलत हो गया, वो रिजल्ट के बेस पे पता चलेगा। बट ये है कि एक एनालिसिस और कैलकुलेशन और रीजनलिटी के बेस पे एक जो डिसीजन लिया जाता है, एक रेशनलिटी के बेस पे, तो वो काफी अच्छा रहता है। ठीक है, तो जिस तरीके से सामने वाला जैसा कर रहा है उसको कोशिश करो कि मतलब थोड़ा सा ये ना लगे कि दब के ना रहे उससे, तो वो भी अच्छा रहता है। अगर दब के रहेंगे तो सर पे चढ़ जाएगा, जिस तरीके से आसपास वाले एरिया में चढ़ जाते हैं चाइना वाले। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है। आगे देखिए क्या बोला है। देखिए बोल रहे हैं कि देखिए जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन तो निकालना चाहिए। ठीक है, ये मतलब इतना प्रॉब्लम अगर चलती रही तो और ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाएगी, तो ट्राई जंक्शन पे सॉल्यूशन तो निकालना चाहिए। तो चाइना ने बोला है कि अपने ट्रूप विड्रॉ करो वहां से। ठीक है, इंडिया ने बोला है अब भी अपने ट्रूप विड्रॉ करो। ऐसा थोड़ी ना है कि चाइना बोलेगा बस इंडिया को तुम विड्रॉ करो और हम नहीं बोलेंगे, तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल है। तो चाइना चाहता है अगर हम विड्रॉ करो तो चाइना को भी विड्रॉ करेंगे, पर चाइना करने के लिए तैयार नहीं है और ऊपर से रोड बिल्डिंग की टीम वैसे भेज दी है, विड्रॉ करे अभी नहीं और रोड बनाने की वो बोलते, तो सीधी सीधी दादागिरी हो गई ना कि हमको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि बीजिंग को भी एक तरीके से रिलेशनशिप समझना चाहिए। इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप कैसे हैं, हम आज से नहीं है, पुराने समय से उनके साथ में हमारे अच्छे खासे रिलेशन चल रहे हैं। ठीक है, 1947 से जब से हमारी कंट्री एक आजाद कंट्री बनी थी, और फ्रेंडशिप ट्रीटी भी इनके साथ में हमारी 2007 से। तो ये भी हमारे साथ में इनको हमारे रिलेशन समझने पड़ेंगे। तो इंडिया ने क्या बोला था फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत कि इंडिया तो प्रोटेक्शन करेगा भूटान के इंटरेस्ट की। ठीक है, उनके लोगों के साथ में भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है और एक साइड से मिलिट्री के साथ में भी अच्छे खासे रिलेशन है। तो कई सारी चीजें हैं उनके साथ में, मतलब जिस तरीके से नेपाल के साथ में अच्छे खासे रिलेशन है, भूटान के साथ भी हमारे काफी अच्छे रिलेशन है। तो चाइना को भी ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, आर्टिकल लिखने वाले ये बात बोल रहे हैं। इसके अलावा क्या है, देखिए इंडिया हो चाहे चाइना हो, दोनों अपनी जगह सही है, जो भी करना चाह रहे हैं करें, पर लेकिन भूटान की सोवरेनिटी हट नहीं होनी चाहिए। वो भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसको इंडिपेंडेंट बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि कल को आगे मतलब इंडिया उस पे अपना इंडिया उसको कब्जे में ले ले, फिर चाइना उसको कब्जे में ले ले। तो उसकी सोवरेनिटी बनाए रखनी चाहिए। और देखिए प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए कि जितना जल्दी हो सके। कई तरीके होते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाए, न कि उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। चाइना को भी जो एग्रेसिव वाला पोर्शन है उसको थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा और कम्युनिकेशन करके चीजों को निकाले तो ज्यादा बेटर रहेगा। वही सॉल्यूशन सबके द्वारा दिए जाते हैं और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सॉल्यूशन के, कोई एक तरीका नहीं है। बस ये है कि आप उन तरीकों को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं और किस तरीके से कम्युनिकेट करके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ओके, तो इस तरीके का आप कंक्लूजन लिख सकते हैं किसी भी आंसर के बाद में। एक वो बोलते हैं इसको मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देने के बाद में कंक्लूजन जो होना चाहिए हमेशा वे फॉरवर्ड में होना चाहिए, मतलब सॉल्यूशन क्या निकल सकता है प्रॉब्लम का। तो इस तरीके से होना चाहिए, पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव थॉट आने चाहिए उसमें निकल के। ओके ये यहाँ पे एजुकेशन के जिक्र किया गया है। यहाँ पे कई सारी बातें आप लोगों को और भी देखने को मिलेगी। कोचिंग के अड्डे हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है, आज की डेट में कोचिंग किस तरीके से फैल रही है, और भी कई सारी बातें यहाँ पे। काफी अच्छा आर्टिकल है, आप राइटिंग में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है इस आर्टिकल में। ये बोला गया है कि आज की डेट में जो एजुकेशन है वो एक अलग ही तरीके से जा चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं हमने सेपरेट कर दिया है रूरल एरिया को हम उसके साथ में काउंट नहीं कर पा रहे हैं। नेशनल पॉलिसी देखा जाए जो 1980 के दशक में निकल के आई थी, वहाँ पे जो हमारा मेन फोकस था वो था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। मतलब ह्यूमन जो होता है उनको कैपिटल बनाना है, ह्यूमन कैपिटल जिसको बोलते हैं। ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए, सबसे पहले होनी चाहिए हेल्थ। बंदे की, ये कोई भी इंसान है उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए सिटीजन की। उसके बाद में क्या होनी चाहिए, उसके पास में एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। जब उसके पास में हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, तभी एक इंसान सही तरीके से अपने आप की खुद इफिशियंसी को यूटिलाइज कर सकता है। तो ये पॉलिसी का आप थीम बोल सकते हैं एक तरीके से। पर लेकिन अगर देखा जाए तो आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और ये 1980 की बात चल रही है और आज हम 2017 में खड़े हुए हैं। तो 37 ईयर, लगभग 4 डिकेड होने वाले हैं, तब भी हम एक ढंग से डायरेक्शन नहीं दे पाए हैं अपनी एजुकेशन पॉलिसी को। तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि जो इम्पैक्ट है एजुकेशन का ऑन रूरल लाइफ, वो एक तरीके से
कॉलोनियल जो डेज थे कहीं ना कहीं उस तरीके से देखने को मिलता है। पुराने टाइम से अलग अलग तरीके हैं। क्या तरीके हैं? देखिए क्या हुआ करता था उस टाइम पे, जो विलेज थे, मतलब क्या होता था नॉर्मली, आज की डेट में लगभग ऐसा ही देखने को मिलता है आप लोगों को, कि जो गांव है आज की डेट में वो एक तरीके से सप्लाई फैक्ट्री बन चुके हैं टैलेंट का, सिटीजन को, मतलब जो रूरल अर्बन एरिया होते हैं। क्या होता है, आज की डेट में कोई भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा जो होशियार बंदा है या कोई बंदी है, मतलब कोई भी अगर स्टूडेंट है वो अच्छा खासा पढ़ा है, एक टैलेंटेड है, तो क्या करता है, हमेशा शहर में शिफ्ट हो जाता है, वहाँ पे जाके कोचिंग करता है, वहाँ पे अच्छे खासे रिसोर्सेज होते हैं, तो फिर वहीं पे जाके क्या करता है, फ्यूचर में अपनी लाइफ सेटल कर लेता है वहीं पर। तो इसी तरीके से पहले से ये चीज़ें चली हुई आ रही है और आज तक भी वही चीज़ें चल रही है कि एक तरीके से सप्लाई का टैलेंट, मतलब एक तरीके से सप्लायर बन चुका है टैलेंट का सिटीज़ को, जो विलेज होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आज की डेट में क्या हो रहा है, और भी कई सारी बातें हो रही हैं। कुछ इसलिए भी रहना पसंद नहीं करते हैं, जो एग्रीकल्चर भी आज के डेट में डिवाइडेड होती जा रही है। मतलब आज मान लीजिए किसी किसी इंसान के 4 बेटे हैं, तो 4 जगह ज़मीन डिवाइड हो जाएगी छोटी-छोटी। उसके बाद में उस ज़मीन पे कुछ करोगे, आउटपुट निकल के नहीं आता है छोटे-छोटे क्षेत्र में। अगर लार्ज स्केल पे कोई ढंग से काम होता है प्रोडक्टिव, तो उसमें अच्छे रहता है। तो वहाँ भी एक तरीके से अनप्रोडक्टिविटी निकलती हुई नज़र आ रही है। इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद भी जितनी इनकम जनरेट होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। ठीक है, इसके बाद भी इसके अदर अपॉर्चुनिटी जो है वो भी बहुत कम है गाँव में। अगर देखा जाए तो कोई अलग अपॉर्चुनिटी, शहर में दुनिया भर की चीज़ें मिल जाएगी, कहीं कोचिंग खुल गई तो उसके बाद में चाय की दुकान खुल जाएगी, कोई फैक्ट्री खुल गई तो उसके बाद में चाय की दुकान, सिगरेट वगैरह की दुकान, या फिर लंच की, या फिर इस तरीके की। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी शहरों में मिलती है, गाँव में इस तरीके कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है ढंग से। तो जॉब ग्रोथ और ये सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं डिक्लाइन होती जा रही है रूरल वाले एरिया में। तो ये बात यहाँ पर बोल रहे हैं। इसके अलावा देखिए क्या बोल रहे हैं, कोचिंग भी आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा हब बन चुका है। कहीं न कहीं एक डिस्कशन में ये भी सुना था मैंने, वहाँ पे ये बोला गया था कि कोचिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है आज की डेट में कि बहुत सारा पोर्शन अगर आने वाले टाइम में ऐसे ही चलता रहा तो जीडीपी में इनका काउंट होने लगेगा। ठीक है, तो कहीं न कहीं इतने लार्ज स्केल पे कोचिंग चलती है, इनके करोड़ों-करोड़ों, हज़ारों-हज़ारों में इनके टर्नओवर चल रहे हैं, 1000 करोड़ में इनके। तो इतना लार्ज स्केल की इंडस्ट्री चल रही है। देखिए मैं हमेशा शेयर करने को लिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इसीलिए बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये देखिए एक तरीके से पहले तो अपनी ग्रेजुएशन करो, फिर उसके बाद में लाखों रुपए अपनी कोचिंग में लगाओ जाके। तो अगर ये आज की डेट में आप लोग इतना अगर चीज़ें समझ में आती है, आप लोग आस-पास वाले एरिया में पढ़ाना स्टार्ट कर दें, तो अपने लेवल पे अगर आप काम करना स्टार्ट कर दें, तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है हमारे लेवल पर भी। पर आप लोगों को सोचना पड़ेगा और आगे निकल के आना पड़ेगा। ठीक है? तो देखिए आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। आगे देखिए क्या मतलब बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं जैसे कोचिंग होती है नॉर्मली, आदमी क्या करता है स्कूलिंग करने के बाद में कोचिंग में जाता है। कोचिंग कहीं न कहीं एक ऐसी चीज़ हो गई है कि उसको कहीं न कहीं जैसे आदमी फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो उससे प्रोटेक्ट करती है कि जॉब नहीं लगी है तो उसको ये दिखता है कहीं ग्रेजुएशन हो गई, जॉब नहीं लगी तो क्या कोचिंग कर रहा हूँ, इसके बाद में लग जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट इसी तरीके से कोचिंग्स में जाते हैं और अपने कई-कई साल बर्बाद करते हैं, खासकर अपना जो यूथ वाला फेज़ होता है उसको बर्बाद करते हैं कोचिंगों के चक्कर में। तो ये बोल रहे हैं कि कहीं न कहीं अगर ये सिस्टम इस तरीके का निकल के आ रहा है तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी में कहीं न कहीं कोई गलत चीज़ है, जिसकी वजह से अपना जो एक प्रोडक्टिव लाइफ टाइम होता है उसको यहाँ पर आकर आदमी बेकार कर देता है। ठीक है? तो कहीं न कहीं हम अपनी एक ह्यूमन कैपिटल को डिग्रेड कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि हम ह्यूमन कैपिटल को अच्छे से यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? तो ये भी बात निकल के आती है सीधे-सीधे डायरेक्ट वे में। और देखिए इन्होंने ये भी बोला है कि अगर देखा जाए तो अगर मतलब रोड की बात की जाए या विलेज में टेलीफ़ोन की बात की जाए, कनेक्टिविटी के बेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी है। पर लेकिन कहीं न कहीं जो हमारे लीडर हैं उनकी भी इस तरीके की बातें निकल के आ रही है। जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने खुद बोला था, क्या बोला था उन्होंने, अगर माइग्रेशन हो रहा है रूरल एरिया से, तो एक तरीके से पॉजिटिव साइड है ये, कहीं न कहीं। तो अच्छी खासी सर्विस प्रोवाइड कराई जा सकती है सिटीज़ को, उन्होंने ये बोला था। तो इसका सीधा-सीधा सा मतलब यही हो गया कि जो गाँव वाले हैं वो सीधा-सीधा सर्विस प्रोवाइड करा रखे हैं। गेहूँ लगाओ खेतों में शहरों वालों को खाना खिलाने के लिए, या कोई भी काम करो, कुछ भी सब्जी वगैरह उगाओ तो शहर वालों के लिए, ऊपर से सर्विस भी प्रोवाइड कराओ तो शहर वालों के लिए। तो ये इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। शहर की अपनी पॉपुलेशन है, अपनी अपना एक तरीके से सिटीज़न है वहाँ के रहने वाले एक उस एरिया के, तो उनको अपने एरिया में वो खुद भी अपना एक मतलब वो नहीं क्या पूरा वाला कॉन्सेप्ट प्रोवाइड अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में उनकी एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कराओ और अर्बन वाले खुद अपना देख लेंगे। ठीक है? तो वहाँ पे मतलब इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए कि ये नहीं है कि गाँव से सारे को शिफ्ट कर दो उसमें अर्बन में जाके। इसीलिए देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने सारे इश्यू निकल के आ रहे हैं, इतना वो बोझ झेलने लायक तो है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहाँ पे ओवरबर्डन बढ़ता हुआ जा रहा है। तो कई सारे डायमेंशंस में प्रॉब्लम होने लगती है और कहीं न कहीं ये एजुकेशन का इम्पैक्ट है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन ढंग से नहीं है। ठीक है? इसके अलावा क्या बातें बोली जाती है, यहाँ तक भी देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा एनसीआर वाला एरिया बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन जिसको बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अगर कैपिटल वाले रीजन में आ जाए तो हमारे एरिया में भी डेवलपमेंट होने लगेगा। तो ये वाली मतलब मानसिकता बना रखी है कि
अर्बन वाले एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट होता है एज कम्पेयर टू रूरल वाले एरिया में। तो इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने भी यही मानसिकता बना रखी है। तो वो भी कहीं न कहीं साइड में रखनी चाहिए कि अगर रूरल वाले एरिया को अर्बन वाले एरिया में मर्ज कर दिया जाएगा तो डेवलपमेंट अच्छे से होगा और उस तरीके से मतलब अच्छे लेवल पे वहाँ पे चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत है और खासकर एपीजे अब्दुल कलाम सर इसके बिल्कुल अपोज में थे। उन्होंने बोला था पूरा वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने जब दिया था, प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, तो यही बोला गया था, यही गांधी जी का भी कॉन्सेप्ट था कि गाँव पे फोकस करो, ठीक है, तो सारी चीज़ें फिर आसानी से होनी स्टार्ट हो जाएगी। पर लेकिन वो कॉन्सेप्ट कहीं फुलफिल होता हुआ नहीं दिख रहा है अगर देखा जाए तो, ठीक है। इसके अलावा स्कूल को देख लीजिए आप, जो अर्बन एरिया में होते हैं, अर्बन एरिया में अगर स्कूल होते हैं तो उनमें बच्चे मैक्सिमम आप लोगों को रूरल एरिया से जाते हुए नजर आएंगे। क्या होता है मतलब एक तरीके से जो जो रीजन क्या है उसका, सीधा सीधा यही है कि रूरल एरिया में जो स्कूल होते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं रहते हैं, टीचर ढंग से वर्क नहीं करते हैं, जितने जो आ रहे हैं कुछ वही करते हैं और ऊपर से उनके ऊपर इतना बर्डन रहता है जो गवर्नमेंट रहते हैं खासकर, कहीं उनको किसी के काम में लगा रखा है, कहीं किसी काम में लगा रखा है, तो जो उनका मेन काम है टीचिंग का, उसको ढंग से नहीं कर पाते हैं वो और सारे रीजन की वजह से, कुछ तो कर नहीं पाते हैं और कुछ बहुत ही मतलब अपना जो आसपास वाले एरिया में होते हैं वो और भी काम देखते हैं। बहुत से तो ऐसे टीचर होते हैं गांव में, अपना स्कूल भी चला रहे हैं साथ साथ में और अपनी खेती भी कर रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। तो इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिलती है, स्कूल में नहीं जा रहे, कहीं और पहुंचे हुए हैं अपना स्कूल के टाइम पर, तो ये बातें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक तो वो प्रॉब्लम होगी, दूसरी क्या है, दूसरी अगर देखा जाए तो एक तरीके से गांव में से टैलेंट चूज किए जाते हैं और खासकर नवोदय जैसे विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि गांव में से टैलेंट निकाल के अभी बाहर भेजा जा रहा है जिस तरीके से कॉलोनियल टाइम पे भेजा गया था। तो अगर इस तरीके से चलता रहा तो रूरल अर्बन में जो एसिमेट्री आ जाएगी वो और डीपन कर देगी जो दोनों के बीच में गैप है रूरल और अर्बन सिटीजन में। तो इसको आपको रोकना है तो एजुकेशन पॉलिसी को ढंग से करना पड़ेगा अपनी, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और ऐसे यूज मत करो कि जो रूरल एरिया है वो सप्लाई है टैलेंट का टू द अर्बन एरिया। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया ना जैसे रूरल एरिया तो अर्बन एरिया को सप्लाई करेंगे और अर्बन एरिया से फिर जो अच्छे एरिया उसमें पहुंच जाएंगे तो फिर वो वर्ल्ड को सप्लाई करेंगे दूसरे एरिया में, ठीक है। तो ये इसी तरीके से जो मतलब निकलता हो जा रहा है, तो जहां से पैदा हुआ आ रहा है वहां पे उसकी प्रोडक्टिविटी को कुछ फायदा ही नहीं पहुंच रहा है। तो यार कोशिश किया जाए, देखिए जहां से आप जुड़े हुए हो तो वहां पे तो कम से कम बैक कुछ ना कुछ देने की कोशिश करें सोसाइटी को, ठीक है, क्योंकि वो जन्म स्थान है हम लोगों का। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। ये वाला आर्टिकल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और यहाँ पे जो बात की गई है क्लाइमेट चेंज को साथ में कंपेयर किया गया पुअर्टी को, ठीक है। तो उसके साथ में चीजें डिस्कस की गई हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था हाउ विल फ्यूचर क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द पुअर एंड द हाउ डज वन एड्रेस बोथ द पुअर्टी एंड द क्लाइमेट चेंज। तो दोनों को किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा और एक दूसरे का आंसर रिव्यू करने की भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, एक तरीके से पहेली है पॉलिसी मेकर के लिए भी और डेवलपिंग कंट्री के लिए भी, इसको सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहे हैं और लगभग 3 डिकेड हो चुके हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए, पर कुछ भी इसका एक इफेक्टिव सॉल्यूशन निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। खासकर जो अगर माना जाता है कि इनकम अलोन, अगर किसी के पास में पैसा नहीं है तो वही पुअर्टी के लिए सफिशिएंट है, तो ऐसा नहीं है। और भी कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ और जो लिविंग कंडीशन है तो वो भी चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। तो मैनी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इनकम के बेस पे चीज़ों को इन्हें नापती हैं और भी कई सारे रीजन है जिसके तरीके से पुअर्टी नापी जाती है। देखिए हर कई सारी कंट्री है जिसमें पुअर्टी नापी जाती है, इंडिया में तो जो नापा जाता है अलग तरीके से पुअर्टी नापी जाती है और दूसरी कई कंट्री है उनमें अलग तरीके से पुअर्टी नापी जाती है। तो ये बात बोली गई है वो आप लोगों को भी आगे देखने को मिलेगी। अगर इंडिया में देखा जाए कंजप्शन एक्सपेंडिचर डेटा प्लानिंग कमीशन के हिसाब से देखा जाए एस्टिमेशन ऑफ पुअर्टी कितना, ये 22% था 2011-12 में, ठीक है, पुअर्टी। वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर देखा जाए, वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो कंडीशन है लाइफ के और सर्कमस्टेंसेज है पुअर्टी के, वो भी अगर इसी तरीके से मतलब डिफरेंट करते हैं, अलग टू वेरी करते हैं कंट्री से कंट्री, पर नापने की भी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं कई सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्या बातें बोली गई यहाँ पे, अमर्त्य सेन जो कि आप लोग सभी जानते हैं नोबेल प्राइज मिला है इनको इकोनॉमिक्स में, तो याद रखिएगा इनका। तो ये कई सारे आर्टिकल लिखते रहते हैं खासकर किसके ऊपर, पुअर्टी के ऊपर। ये और कई सारे और भी जो इकोनॉमिस्ट हैं और भी पॉलिटिकल जो फिलोसफर हैं उन सब ने क्या बोला है कि पुअर्टी को अगर देखा जाए तो पुअर्टी में इंक्लूड किया हो जाता है जो लाइफ किस तरीके से स्टैंडर्ड है, किस तरीके से रहते हैं, क्या उनके पास में धन दौलत है, हेल्थ क्या है, इनकम क्या है, कंजप्शन क्या है, स्टेटस क्या है सोसाइटी में। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं जिनसे पुअर्टी के बारे में बात की जाती है। एडवर्स इफेक्ट जो डालते हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया जैसे, ये भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे ड्रथ हो गया, फ्लड हो गया, हीट वेव हो गया, सी राइज हो गया, इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, डिजीज स्प्रेड हो गया किसी पर्टिकुलर एरिया में, लॉस ऑफ द जॉब, माइग्रेशन। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पुअर्टी पे इम्पैक्ट डालती हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं पुअर्टी से कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि अगर पुअर आदमी ही माइग्रेट करेगा, अगर मान लीजिए किसी एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ पे आप लोग अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं तो आप क्यों माइग्रेट करेंगे वहाँ से, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो पुअर्टी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हो जाती है, द पुअर, और वो डिटोरेटेड कर देती है क्वालिटी ऑफ लाइफ को उस एरिया में भी।
ठीक है। तो ये देखिए हर कंट्री के लिए अलग अलग रीजन हो सकते हैं, अलग अलग बातें हो सकती हैं इसके रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या बातें की गई है, यहाँ पे देखिए अब आगे क्या बताया गया है। यहाँ पे आगे ये बताया गया है कि प्रोजेक्ट करने का अगर देखा जाए, प्रोग्राम पॉलिसी को डिजाइन करने की बात अगर की जाए तो उसमें भी कई सारे इश्यूज निकल के आते हैं। पहले ये वाला है, पहले वो देखिए, वो थोड़ा आगे चले गए स्लाइड में। ये वाला देख लें, हमारी कंट्री में पोवर्टी क्या है और यहाँ पे मैक्सिमम चाइल्ड, अगर कंबोडिया और दूसरी कंट्री को देखा जाए जो पोवर्टी रिकॉर्ड करते हैं उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है, एमपीआई बोला है उन्होंने, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी कन्वर्ट बात करते हैं, वो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी के बारे में बात करते हैं हमेशा। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं ये, इसी तरीके से कौन है, ऑक्सफोर्ड पोवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इनका भी क्या डायमेंशंस होती हैं, एजुकेशन के बेस पे, हेल्थ के बेस पे और लिविंग स्टैंडर्ड होता है उसके बेस पे, सबका इक्वल वेटेज कर दिया जाता है यहाँ पे। इसके बेस पे पुअर्टी निकाली जाती है और फिर देखा जाता है इनमें से कौन कौन मेजर्स लिए जाते हैं, उसके बेस पे पुअर्टी यहाँ पे निकाली जाती है। अगर उसके बेस पे पुअर्टी निकाली जाए कंट्री की, हमारी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे हिसाब से नापी गई थी हमारी पुअर्टी कितनी है, अभी हम लोगों को देखने को मिली थी, जो हमने अपने हिसाब से अपनी पुअर्टी नापी थी वो कितनी थी, वो 22% थी। पर लेकिन अगर इन कंट्री के बेस से हमारी पुअर्टी नापी जाए, जो ये बेस निकाल के लेके आ रहे हैं नापने का, उससे हमारी 41% है जो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी हो जाती है। ठीक है, उसी टाइम की जिस टाइम में हमने 22% निकाली थी, तो इनके हिसाब से अगर निकाली जाए वही पुअर्टी, तो डबल हो गई है वो पुअर्टी। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो हमारे पे 22 पड़ रही थी यहाँ पे 41 पड़ गई है। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि हमारा जो नापने का तरीका है वो भी गलत है। कहीं ना कहीं हम डेटा बढ़ाने की बात करते रहते हैं, मतलब अपने एरिया में कि मतलब जीडीपी को बढ़ावा दिखाया जाए, पॉवर्टी घटावा दिखाया जाए, पर लेकिन एक्चुअल में जो वर्क होता है ग्राउंड पे वो नहीं होता है, जो एक्चुअलिटी होती है वो गलत होती है। अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उसका डिजाइन निकालना चाहिए चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। तो यहाँ पे देखिए बोला है कि एक्सपर्ट और पॉलिसी मेकर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से मतलब उलझे हुए हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से स्पेसिफिक सेक्टर को लेकर चलना है, किस तरीके से पॉलिसी और लोकल सिचुएशन को एक तरीके से कंबाइन करना है। तो मल्टी डायमेंशनल जो पोवर्टी है उसको अंडरस्टैंड करने का भी एक ढंग से रिसर्च होनी चाहिए उसके ऊपर पे, और उसके बाद में पॉलिसी निकल के आनी चाहिए कहीं ना कहीं। फिर जिक्र करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पहले क्या थे, मिलेनियम डेवलपमेंट। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जिनको बोला जाता था वो 2000 से 15 तक के थे, 2000 से 2015 तक थे, और ये 2015 से 2030 तक है ये। ठीक है, तो इनमें क्या क्या आता है आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। यहाँ पे 17 गोल है आज की डेट में। आप लोगों को सब पहला ही गोल क्या है, पुअर्टी, ठीक है, भुखमरी। तो इन सब चीजों को सही करना है, एजुकेशन, हेल्थ, क्वालिटी, तो टोटल 17 इंडिकेटर यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पहले बता चुका हूँ। क्लाइमेट भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्लाइमेट एक्शन हो गया 3rd दिन पर। ठीक है, तो सब चीजें यहाँ पे अच्छे से कवर कर रखी है। तो यहाँ इस तरीके से बोल रहे हैं कि इंडिया भी कहीं ना कहीं फॉरवर्ड तो हो रहा है सही डायरेक्शन में, क्योंकि हम अपनी पॉलिसी बनाने की बात चल रहे हैं। जिस तरीके से नीति आयोग ने बोला है कि हम अपनी जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट करेंगे इन द पैरेलल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में। तो 2030 तक हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को हम अचीव कर लें। बहुत सारी है, इस तरीके से मैंने आप लोगों को बोला है, फूड सिक्योरिटी वगैरह, इसमें हंगर को हटाना है, एजुकेशन से बढ़ाना है, पॉवर्टी को कम करना है, तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एडुकेट, ये एनर्जी सप्लाई, वाटर, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें दे रखी है। टोटल 17 गोल हम इसमें, तो हम उनके साथ में मिलकर काम करेंगे, ये बात बोली गई है। तो अगर इस तरीके से चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर चीज़ें मतलब मल्टी डायमेंशन में होती हैं तो फिर एक अच्छा इम्पैक्ट निकल के आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके बाद में क्या बोला गया है, देखिए जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं इस तरीके से बनाना पड़ेगा जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ता है वो डेवलपमेंट से अलग हो जाए। मतलब इसको बोला है क्लाइमेट प्रोफाइल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से डेवलपमेंट करना, ये मैंने आप लोगों को डेफिनेशन भी दी कि जो डायरेक्ट इम्पैक्ट ना पड़े क्लाइमेट का। तो ऐसी पॉलिसीज बनाओ, ऐसे मिल बैठ के सारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम सोचो जिससे कि डेवलपमेंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े क्लाइमेट का। तो वो कैसे किया जा सकता है, वो एनालिस्ट बैठे, पॉलिसीज बनाए, और अलग अलग फील्ड के रिसर्च के जो जो आदमी है जिनको अच्छी नॉलेज है, बैठ के बातें करें ढंग से, और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करें ग्राउंड लेवल पे। ऐसा नहीं है कि सोचे और बस बातें करें और फिर निकल जाएं। ओके, ये न्यूज एनालिसिस का पेज फर्स्ट पर बात हो रही है। यहाँ पर बात की गई है, जो देखिए जो हमारे ये कुलभूषण जाधव जी हैं, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो अरेस्ट करने के बाद में क्या हुआ है वहाँ पर, अभी पाकिस्तान में इनको फांसी की सजा सुना दी गई है। और फिर हम किस में गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे वहाँ पे। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारे जज भी है, उनका नाम बताइए। मैंने आप लोगों को बताया था, फिर से रीअपॉइंट करने की बात उनको चल रही है, क्या नाम है उनका और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, काफी न्यूज में है ये। तो देखिए हम इनको, हमारे जो काउंसलर है वहाँ पे, उनको मिलने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है इनसे। और अभी फांसी की बात चल रही है, तो हमने बिल भी दायर की थी, वो भी मतलब रिजेक्ट कर दी जा रही है वहाँ पे। तो मतलब एक तरीके से जो इंटरनेशनल रिलेशन के बेस पे जो कन्वेंशन है, कौन सा कन्वेंशन है, चलिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, कल फिर आंसर दूंगा तो बता दूंगा। तो ये सारी बातें की जा रही हैं। तो देखिए अब देखिए क्या निकल के आता है, पर कहीं से भी एक पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिख रहा है पाकिस्तान की साइड से। ठीक है,
इसके अलावा जो बात की गई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी जो है पैलेस्टीन और इजराइल वाले एरिया की विजिट पे जाने वाले हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। तो वहाँ पे देखिए किस तरीके से बातें निकल के आती हैं। यहाँ पे रिलेशन का पूरा रोड मैप भी दिया गया है, अगर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 1947 में अगर देखा जाए किस तरीके से हम बातें कर रहे हैं, तो इंडिया वोट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन, ठीक है, हम सपोर्ट करते थे कि पैलेस्तीन एक ही रहे। 1950 में अगर देखा जाए इंडिया रिकॉग्नाइज इजराइल, हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया। 1953 में अगर देखा जाए इंडिया परमिट इजराइल टू ओपन कॉन्सुलेट इन मुंबई, ठीक है। इसके बाद में क्या देखा जाए 1992 में क्या हुआ, इंडिया एंड इजराइल एस्टेब्लिश फुल डिप्लोमेसी रिलेशन। तो इंडिया और इजराइल की बात चल रही है, किस तरीके से हमारे रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हुआ जसवंत सिन्हा जी ने क्या किया, विजिट किया इजराइल और पैलेस्तीन में। 2003 में क्या किया, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पे आए। 2012 में इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ ग्रांटिंग द पैलेस्टीन ऑब्जर्वर स्टेटस। मतलब देखिए एक साइड में हम पैलेस्तीन के साथ में हैं और दूसरी साइड में हम इजराइल के भी साथ में हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को किसी भी तरीके से अपोज कर रहे हैं, तो हम हर एक की बात को समझ के चल रहे हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी गए इजराइल के विजिट पे इसके बाद में, ठीक है। इसके बाद में फिर सुषमा स्वराज जी, और 2017 में अब नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं इजराइल की विजिट पे। तो वही बातें यहाँ पे डिस्कस की जा रही है, किस तरीके से रोड मैप निकल के आता है। देखिए ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से मैप को लेकर अच्छे से समझाऊंगा। पैलेस्तीन और इजराइल वाला इशू क्या था एग्जैक्टली, अब आर्टिकल आएगा, पक्का आएगा आर्टिकल 1-2 दिन में आने वाले टाइम में, तो फिर अच्छे से उसको डिस्कस कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथ्स। कंप्लीट क्लियरिटी आ जाएगी आपके माइंड में, ओके। आइए अब आगे चलते हैं। पेज 6 पे ये न्यूज़ है, देखिए क्या बात की जा रही है। 9 मोर बायोडाइवर्सिटी एरिया इन केरला। केरला वेस्टर्न घाट पे पड़ता है। वेस्टर्न घाट से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा था, क्वेश्चन आया हुआ था प्रीलिम्स में भी, क्वेश्चन आया हुआ था कि कितने स्टेट पड़ते हैं यहाँ पे वेस्टर्न घाट में, ठीक है। बताइए चलो कितने स्टेट पड़ते हैं, अब तो आप लोगों का आइडिया हो ही गया होगा, ठीक है। तो बताइएगा वेस्टर्न घाट में कितने स्टेट पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए बात की जा रही है 7, ये यहाँ पे टोटल 9 एरिया की बात की जा रही है। तो कई बार नाम पूछ ले जाते हैं, तो आप लोगों को कौन से जो फॉरेस्ट और नेशनल पार्क के हैं उनका तो आप लोग नाम याद रख ही सकते हैं इन वाले एरिया में, ओके। तो कोशिश कीजिए। तो कुछ के नाम आप मैचिंग में यहाँ पर आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये नेशनल पार्क का नाम दे दिया, अन्नामुडाई शोला नेशनल पार्क। उसके बाद में फिर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम हो गया कुरिंजीमाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कुछ के नाम आप लोग याद कर सकते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैचिंग में आ जाते हैं, खासकर किस एरिया में, ठीक है। इसके बाद में जो जिक्र किया गया है यहाँ पे, जिक्र किया गया है ये है ये IBA, इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायो बर्ड्स एंड द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, एरिया। तो इसी के यही डिसाइड किया गया एरिया। तो करंटली जो है आज की डेट में लगभग 12,000 IBA हैं वर्ल्ड वाइड एरिया में, वर्ल्ड वाइड मतलब टोटल वर्ल्ड में, ठीक है। तो यही बात की थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिसाइड किया जाता है इस तरीके से एरिया है। जैसे यूएस जो यूनाइटेड स्टेट में प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है नेशनल, ये है एडुडबन सोसाइटी, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग कंट्री का अलग अलग एरिया है, किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, क्या चीज़ें चलती है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ये विकिपीडिया से उठाई थी मैंने आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज आप लोगों को मिल जाए, जिससे कि वही है सबसे बड़ा एरिया क्या रहता है, आइडेंटिफाई करना एरिया को। इंटरनेशनली होता है ये मतलब खुद के, मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोकल एरिया पे होता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाइड किया जाता है इंटरनेशनली कि किस तरीके से इंपॉर्टेंस है कंजर्वेशन ऑफ द बर्ड पॉपुलेशन। तो बर्ड की पॉपुलेशन के लिए कंजर्वेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक पेज 6 पे न्यूज़ दी गई है। यहाँ पे अगर H1N1 जो ब्लड फ्लू है उसके बारे में जिक्र किया गया, महाराष्ट्र में देखी गई है। तो ये खासकर वुमेन्स को ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। केसेस देखा जाए, अगर ये केसेस दे रखे हैं यहाँ पे, अगर डेथ्स भी देखा जाए तो डेथ्स तो मतलब इतनी लगभग डेथ्स भी काफ़ी हो रही हैं। 2017 में बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू 2016 में, ठीक है। चिल्ड्रन और जो लो कम के हैं उनको ज़्यादा हाई रिस्क रहता है, सीनियर सिटीजन को, प्रेग्नेंट वुमेन को, तो इनको ज़्यादा हाई रिस्क देखने को मिला है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन और नॉर्मल मैन के तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का डिफरेंस पड़ता है, किस तरीके से इम्यूनिटी उसकी वर्क कर रही है। तो कई सारे और भी रीजन आते हैं निकल के, और खासकर जो खासकर मोटे आदमी होते हैं जिसका थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, उन पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने की बातें की जाती हैं इसके अंदर में, ओके। कोशिश किया जाए फिट रखी जाए अपनी बॉडी को। ये बातें की गई है, डेटा की बातें की गई है, मतलब कंपेयर किया गया है नरेंद्र मोदी जी में और मनमोहन सिंह जी की विजिट्स में, किस तरीके से कहाँ पे विजिट की है। इंटरेस्टिंग है, आप लोग खुद के लिए देख सकते हैं। ऐसे एग्जाम में तो इस तरीके की बातें नहीं पूछी जाती हैं, बट डाल दिया मैंने कि आप लोग थोड़ा इंटरटेन कर सके चीज़ों को। पेज 11 पर न्यूज़ दे रखी है 88th प्लेस आया है मनी होर्डिंग में स्विस बैंक में। स्विस बैंक में कोई कितना पैसा रखता है, तो 18th प्लेस आया, 17.5 था अब 18th आ गया,
ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रहता है यूके का रहता है वहाँ पे। जीएसटी के बारे में बात किया गया है, मूडीज ने जो बोला है कि ये काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाला है इंडियन इकोनॉमी पे। मूडीज कहाँ की ये रेटिंग कंपनी है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टैक्स टेररिज्म को भी सही करेगा, ये भी बात बोली गई है। इसके अलावा देखिए, बेंगलुरु से मैंने क्वेश्चन पूछा था, सिलिकॉन वैली बोला जाता है इंडिया की, तो इसको याद रखेगा आप लोग। 75, 74 और 75 जो होते हैं इंडिया के डील करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एंड प्राइम मिनिस्टर को। इसी तरीके से 61 जो करते हैं, किसके डील करते हैं, स्टेट में 63, 163 और 164 स्टेट को करते हैं। ठीक है, उफ, थोड़ा सा आज सपोर्ट कीजिए, फिर कल से अच्छे से करेंगे चीज़ों को। देखिए यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो बोरो किया था, ब्रिटिश से बोरो किया था, तो आप लोग सब जानते ही हैं। इसके अलावा नेशनल वर्किंग ऑफ कम्युनिकेशन रिव्यू की बात की थी मैंने, तो ये इसका जो बोला था कि कौन इसके हेड थे, वो कौन थे, ये नारायणा वेंकट चलैया जी, बस नाम रखिएगा, बीच का ये वाला याद रखिएगा, वेंकट चलैया जी के नाम पे वेंकट चलैया कमीशन भी इसको बोला जाता था। ठीक है, MNR बोल सकते हैं आप, इतना ज़्यादा लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। 2000 में बनाया गया था एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, रिव्यू देखने का कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से वर्क कर रहा है। अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। इसके अलावा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में मैंने पूछा था कि कौन कौन से इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो ये पंचायत से रिलेटेड है 73rd, तो इसमें 29 सब्जेक्ट होते हैं, और जो म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड है उसमें कितने होते हैं, 18 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, इसमें ये पार्ट 9th A में आता है, ये पार्ट 9th में आता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, मैचिंग करने के लिए आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। और देखिए इवनिंग में पीआईबी भी आप लोग सुनिएगा, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जैसे मैंने बोला है रिपीटेडली आते हैं, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और डिफरेंट व्यू भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।